हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अनुदेशक ITI अनुदेशक की जो भर्ती है उसको जारी कर दिया है, जिसमें कि टोटल उन्होंने जो है 2504 पद जो है जारी किए हैं। ठीक है, तो इसकी हम लोग पूरी जानकारी समझेंगे इसमें कि जो पैट लागू किया है तो पैट लागू किया है या नहीं किया है, और इसमें जो है योग्यता इसकी क्या होगी, क्या इसका वेतन होगा और क्या इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी, पूरा हम जो है नोटिफिकेशन अच्छे से समझ लेना है एक बार, और फिर आपको कहीं भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। पहले आपको पूरा जो है नोटिफिकेशन समझ लें, उसके बाद ही जो है आप अगर फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका फॉर्म अप्लाई शुरू होना है 18 जनवरी 2022 से, और इसकी जो अंतिम तिथि है जो 8 फरवरी 2022 इसकी जो अंतिम तिथि है। आवेदन में जो संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 फरवरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, और इसमें जो है फीस के फीस जो अभी लगेगी वो फीस के मामले में यहाँ पे एक जो कहा गया है कि जो शुल्क ली जाएगी वो अंतिम तिथि तक ही मान्य होगी। इसके बाद मैं अभी जब फीस का सेक्शन आएगा तो वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से विज्ञापन संख्या आपकी जो ये है 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक परीक्षा। ठीक है, तो ये आपकी विज्ञापन संख्या है। सेवा चयन आयोग के अधीन नियंत्रणाधीन विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों के कुल 2504 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो 2504 पद हैं वो आपके यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। और वहीं पे आप यहाँ पे जो आपकी एक लाइन लिखी है अनुदेशक मुख्य परीक्षा, जो परीक्षा तीसरे नंबर की होगी 2022 की हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी जो PET पैट का 2021 का जो पैट है उसमें सम्मिलित हुए हैं, और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है जो कि वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। अर्थात जो PET का परीक्षा दिए हैं वही जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो है काफ़ी CITS होल्डर जो हैं, CITS अनुदेशक यानी CITS धारक हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने जो है PET का पेपर नहीं दिया है, PET का जो है टेस्ट नहीं दिया है। और इसमें PET का इसमें कई लोग इसमें आप लोगों का डाउट ये भी रहेगा कि PET जिसका जो स्कोर रहेगा तो स्कोर के आधार पर इसमें मान लीजिए कितने स्कोर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी आपका स्कोर नहीं है कि कितने स्कोर वाले, सभी लोग जिसने PET का एग्ज़ाम दिया है सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जो है आपका बाद में जो आपकी स्कोर के आधार पर आपको जो है मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा, जो मतलब आपको फॉर्म अप्लाई सबको करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन वहाँ से फिर जो है आयोग इसको जो है दोबारा से इसका नाम पब्लिश करेगा कि जिसका नाम आ जाएगा, जिसका मैसेज आ जाएगा उसी को जो है मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए दिया जाएगा। और उसका जो मुख्य परीक्षा की उसका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो उससे पहले जो मुख्य परीक्षा की फ़ीस होगी वो कटवानी होगी। अभी इसकी जो फ़ीस है वो 25 रुपये है सभी के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आवश्यक सूचना है। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन कैसे करना है। अब आवेदन आपका 18 तारीख से शुरू होगा, तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा कैसे इसको आवेदन करना है। इसका जो है सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आप आवेदन करने के लिए जो आपको इसमें PET का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन आपका उससे होगा, PET में आपका OTP के द्वारा, है ना। तो लॉगिन करने के लिए आप जो PET का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप फिल करेंगे, तो आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उसमें एक OTP आएगा, उस OTP के द्वारा फिर आप इसमें जो है आप उसमें प्रवेश कर पाएंगे। तो इसमें इसके 2 तरीके हैं, एक तो व्यक्तिगत विवरण के आधार पर कि आप जो है पर्सनल अपना डिटेल उसमें फिल कर देंगे, उसमें फिल करने के बाद आप उसमें जो है एंटर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने जो है PET का एग्ज़ाम दिया है तो। और दूसरा है OTP के माध्यम से, यानी जो आपने जो उसमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाली होगी उस पर एक OTP आएगा, उस OTP के द्वारा आप इसमें वेरीफाई करके और उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जिन्होंने PET का एग्ज़ाम दिया है यानी पैट का एग्ज़ाम दिया है वो लोग ही कर पाएंगे इसको। अगर जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम नहीं दिया है वो लोग इसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अब वहीं पे देखते हैं आवेदन को कैसे करना है। अब आवेदन को इसमें पूरी बहुत सारी इसमें प्रोसेस लिखी है जो मैं आपको करके बताऊंगा जब 18 तारीख को जो इसका
एग्ज़ाम जिसका जो है फॉर्म होने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फ़ोटो आपका सब उसमें प्रदर्शित होगा। अगर जिसने जो पीईटी का एग्ज़ाम दिया रहेगा तो उसका फ़ोटो वगैरह और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने उस समय फिल की होगी वो आपको सब वहाँ पे दर्शाई जाएगी, दिखाई जाएगी। बाकी आपको जो इसमें क्वालिफ़िकेशन से संबंधित कुछ इसमें चीज़ें एंटर करनी होगी, आपको जो उसमें फिल करना होगा। बाकी आपका जो है वहाँ पे सब शो होगा जो आपने पहले से फिल किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जो आपका एक डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करके आपका जो है फाइनल हो जाएगा। इसके बाद आपको फाइनल करने से पहले आपकी जो है फ़ीस कटेगी। फ़ीस सभी के लिए जो आपकी इसमें 25-25 रुपये निर्धारित की गई है, जो कि एक प्रोसेसिंग फ़ीस है और ये आपकी जो है नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। इसमें किसी तरह की जो है रिफ़ंड फ़ी नहीं की जाएगी। वहीं पे फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बहुत आवश्यक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थियों को अभिलेखों की यानी जो आपका एप्लीकेशन डेस्क बॉक्स पर जाकर पीईटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य जो है प्राप्त कर सकते हैं। किसको? जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्राप्त करना आवश्यक होगा। और यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो है परीक्षण यानी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे आपको जो है इस फॉर्म की जो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे उसकी आपको एक कॉपी वहाँ पे प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अर्थात आपको जो फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसकी जो एक प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। जब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय पे आपको जो है एक इसकी कॉपी आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी। यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यहाँ पर अगर आप जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर आपकी कोई भी त्रुटि रह जाती है तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों में आप त्रुटि होने के बाद उसमें जैसे अगर आपने फिल कर दिया है तो उन चीज़ों को आप दोबारा सही नहीं कर सकते। जैसे आपने नाम, पिता के नाम, इसमें आप जो है अगर आपकी गलती हो जाती तो इसको आप कभी भी जो है सही नहीं कर सकते हैं, दोबारा इसमें जो है संशोधन नहीं कर सकते। बाकी की चीज़ें जो होंगी उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन भरना है उन इन्फॉर्मेशन को बहुत सावधानीपूर्वक भरना है। जैसे पत्राचार का पता, इसको भी आप जो है दोबारा संशोधित नहीं कर सकते। अन्य व्यक्ति विवरण यानी EWS या आपने जो है ये जो अपने PH हैं या जो है ये आपने इन्फॉर्मेशन दी है तो इसको आप संशोधित नहीं कर सकते। जाति की श्रेणी यानी ST, SC, OBC या जनरल या EWS जो भी आपने फिल किया है उसको आप जो है संशोधित नहीं कर सकते। लिंग और इसके बाद आवेदन में अनिवार्य जो आपकी योग्यता होगी उसको भी आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन में विभिन्न व्यवसायों में जो वरीयता क्रम होगा उसको भी आप परिवर्तित नहीं कर सकते। अर्थात इतनी जानकारी जो भी आप फिल करते हैं उनको आपको बहुत देख समझ के और अच्छे से भरना है। अर्थात उनको अन्यथा उनको आप जो है संशोधित नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं पदों का विवरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है आपके 2504 पद थे, जिनमें से आपके जो है अनारक्षित पद हैं आपके 1042 पद हैं। इसमें जो SC पद हैं, SC के 526 पद हैं। वहीं पे ST के लिए आपके जो हैं 44 पद हैं। वहीं पे OBC के लिए आपके जो हैं 681 पद हैं और EWS के लिए 211। और इस तरह से टोटल आपके जो हैं 2504 पद होते हैं। और ये जो आपके स्थायी और अस्थायी पद यानी जो आपका पहले स्थायी होते हैं 1-2 साल के बाद इनको स्थायी बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका जो है यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए जो आपके 21 पद हैं और विकलांग जनों के लिए आपके 70 पद हैं। महिलाओं के लिए आपके 460 पद हैं और जो है सैनिक जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए आपके 95 पद जो हैं आरक्षित हैं। तो वहीं पे अब अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको योग्यता को अच्छे से समझ लेना है क्या क्या यहाँ पे अनिवार्य योग्यता है। तो यहाँ पे देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा, सरकार का मतलब है यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो आपका जो है हाई स्कूल आपका जो है उतनी शिक्षा आपने ग्रहण की हो तो वो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं परिशिष्ट के स्तंभ 4 यानी कि जो नियमावली 2020 की अभी जो नियमावली आई है उसके जो परिशिष्ट नंबर 4 का कॉलम है उसमें यथाविहित विभिन्न व्यावसायिक एवं विषयों के लिए अर्हताएँ अवश्य धारित करता हो। यानी कि मैं अभी उसको आपको समझा देता हूँ इसमें क्या क्या जो आपका परिशिष्ट स्तंभ 4 है। जैसे कि आप मान लीजिए फिटर के स्टूडेंट हैं, फिटर के आप अनुदेशक बनना चाहते हैं तो आपके पास फिटर में ITI हो, ठीक है, या आप मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हों या मैकेनिकल से आप इंजीनियरिंग किए हों तो वो आप इसके लिए अप्लाई होंगे, मतलब इसमें जो उसके लिए अप्लाई होंगे। ठीक है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर DGT के अधीन विभिन्न व्यवसायों में किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र या अन्य अर्हता यदि कोई हो तो परिशिष्ट के स्तंभ 4 में भेद है धारित करना आवश्यक है। यानी कि आपको जो CITS है, ठीक है,
CITS के जरिए आपने जो NCIC का जो सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, CITS कोर्स का नाम है, आपके जो सर्टिफिकेट है उसका नाम है NCIC, ठीक है। तो जो आपने जो NCIC सर्टिफिकेट प्राप्त किया है वो आपके पास होना अनिवार्य है। साथ में आपके पास अनुभव, जो आप अगर आपने ITI कर रखी है तो आपको 3 वर्ष का अनुभव, वहीं पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 2 वर्ष का अनुभव, और आपने अगर BTech कर रखा है तो आपको 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। और अनुभव जो है आपका ITI के बाद, जैसे आपने ITI किया है उसके बाद का आपके पास अनुभव होना चाहिए, यानी टेक्निकल एजुकेशन के बाद का। या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा के बाद का आपके पास जो है 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आपने BTech कर रखा है तो BTech के बाद का आपके पास जो है 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी उसके पहले का अगर आपके पास अनुभव रहता है तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, ठीक है। और वहीं पर जो आपका अनुभव है वो आपका 2 वर्ष का पूर्ण हो जाना चाहिए। जो भी आपकी योग्यताएं हैं वो आपकी जो है जो आपका जो विज्ञापन है, विज्ञापन की अंतिम तिथि तक उन योग्यताओं को पूर्ण हो जाना चाहिए, तभी वो आपकी मानी जाएंगी। उसी में जो आपका अनुभव है, अगर आपने अनुभव किसी औद्योगिक मतलब मान लीजिए आपने किसी उद्योग से प्राप्त किया है तो उसका जो है वो एक रजिस्टर्ड उद्योग होना चाहिए, उसका एक TIN नंबर होता है, तो TIN नंबर या TAN नंबर होना आवश्यक है। या किसी संस्था से, यानी आपने किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी से आपने जो है एक्सपीरियंस प्राप्त किया है तो उसमें आपकी जो प्रकृति कैसे काम किया है, कार्य की अवधि कितने समय तक काम किया है, और अभ्यर्थी के लिए प्रदत्त वेतन अंतर्निहित होना चाहिए। अर्थात जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसमें जो है ये निर्दिष्ट होना चाहिए कि आपको कितना वेतन दिया जाता था और उसका साक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, आगे क्या है, आयु आपको जैसे कि पता है 21 वर्ष से 40 वर्ष, और जो आरक्षण के अनुसार SC ST OBC और महिलाओं और जो आपके भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए जो नियमानुसार जितनी आयु में छूट होती है उतनी आपको आयु में छूट दी जाएगी। अब समझते हैं यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया है चयन का आधार या चयन प्रक्रिया, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस हम समझते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपकी यहाँ पर कि एक तो आपके पास ये इतनी योग्यताएं होनी चाहिए, योग्यताओं के बाद आपने जो CITS किया है वो CITS के जो आपके नंबर प्राप्त हुए हैं उसका जो है 20% आपका इसमें नंबर आपका लिया जाएगा, यानी वेटेज दिया जा रहा है। इसके बाद आपने CITS का जो है, अब उसमें मान लीजिए आप किसी भी एक ट्रेड में, विशेष ट्रेड में मान लीजिए जो है अधिक संख्या में अगर स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो अधिक संख्या में फॉर्म अप्लाई हो जाने के संबंध में उस समय क्या करेंगे, जो आयोग है उस वैकेंसी का 5 गुना लेकर के जितने स्टूडेंट्स होंगे, अब 5 गुना किस आधार पर लिया जाएगा, वो जो आपने CITS किया है, CITS की जो नंबर ले जाना है 20%, ठीक है। तो उस 20% नंबर के आधार पर उनका जो टोटल नंबर होगा 20%, उसके आधार पर जो है उसमें जो है 5% उसमें 5 गुना स्टूडेंटों को छांटा जाएगा और उनको जो है मुख्य परीक्षा दिलवाई जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद लिखित परीक्षा होगी, उतने स्टूडेंट्सों की जो छांटने के बाद उनका 100 नंबर का एक एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, उसमें से जो 100 नंबर के 80% नंबर आपको दिए जाएंगे, अर्थात 80% ये और 20% ये, इन दोनों को मिलाकर आपकी जो है फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। फाइनल मेरिट के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो पूरी आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक है। और अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो। इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सिलेबस, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम व परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। अर्थात जो अभी इसकी परीक्षा होगी उसका कोई भी अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ जो है विज्ञापन जारी हुआ है, सिलेबस अभी इसका जारी होगा। अर्थात ये एक तो जो अभी पिछली भर्ती है 2015 और 2016, या तो इसका सिलेबस उसके अनुसार हो सकता है या उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि वो भर्ती अलग थी और ये भर्ती अलग है, इसलिए इसका सिलेबस भी डिफरेंट होगा, निश्चित ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, इसमें कहा गया है कि अगर आप ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो एक से अधिक पालियों में जो है एग्ज़ाम होंगे, एक से अधिक पालियों में एग्ज़ाम होने से नॉर्मलाइजेशन की जो है प्रोसेस अप्लाई की जाएगी, इसलिए तो ये लिखित परीक्षा के संबंध में इतना नोट्स है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर संलग्न दिया हुआ है और यहाँ पर जो ट्रेड वाइज जो है इसकी वैकेंसीज़ का किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज़ है, किस श्रेणी के लिए कितनी वैकेंसी आरक्षित है, यहाँ पर जो है श्रेणीवाज इसका जो है डिवीज़न और इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी जो PDF है मैंने अपने जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि किस ट्रेड में यहाँ पर कितने पद हैं। और ये जो आपके यहाँ पर दिए हैं ये ITI के लिए पद दिए हुए हैं। यहाँ पर जो है ITI और जिसने जो है ITI किया हो या है अप्रेंटिस किया हो, तो अप्रेंटिस वालों के लिए, ITI वालों के लिए यहाँ पर ये पद दिए हुए हैं। और ये जो है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर जो पदों का यहाँ पर विभाजन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 ट्रेड तक यहाँ पर दिया है। इसके आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है जो आपका 54 ट्रेड तक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आपका आगे और दिया है, यानी आपका 59 ट्रेड इसमें टोटल दी हुई हैं। टोटल 59 ट्रेड में आपकी जो आपकी 2504 भर्ती दी गई हैं। तो इतना जो आपका पूरा यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर कुछ ये प्रारूप दिए हुए हैं। नीचे आपकी जो है नियमावली यहाँ पर संलग्न कर दी गई है। तो नियमावली अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो नियमावली पढ़ लीजिए। नियमावली में भी मैंने अपनी जो है चैनल पे अपलोड कर दी है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर जाकर आप नियमावली समझ लीजिए। और अभी मैं नियमावली पे भी मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी इस वजह से, तो मैं अदरवाइज़ मैं उस पर भी वीडियो बना देता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी काफ़ी लोग जो हैं परेशान हैं जिन लोगों ने PET का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। तो PET का एग्ज़ाम नहीं दिया है, इसका क्या उपाय होगा, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ी गलती उनकी है जिन्होंने PET का एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि उस समय जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कहा था कि आयोग के द्वारा जितनी भी भर्तियां होंगी वो PET के थ्रू होंगी जो 4200 पे ग्रेड या उससे कम हैं, ठीक है, जो समूह ग के अंतर्गत आती हैं। तो ये बात है। अब अगर जो है सभी को मौका दिया जाए अगर सरकार के द्वारा, अर्थात PET को हटा दिया जाए तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सभी को मौका दिया जाए और सब लोग के मन में ये ना रह जाए कि मान लीजिए हम PET का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, इसलिए हमें जो है हमने CITS भी कर रखा है, हमारे पास अनुभव है, इसके बाद भी हम लोगों को जो है एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें से 10वीं की जो परसेंटेज है, 12th के परसेंटेज है जो लिया जाना था, उन सब चीज़ों को हटा दिया है। क्योंकि जो पहले के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज अच्छी नहीं बनती थी, तो ये बहुत अच्छी बात की है सरकार ने कि इन सब चीज़ों को हटा दिया है और अब सीधा जो है एग्ज़ाम के थ्रू आपके इसका सिलेक्शन होगा, है ना। केवल जो आपका 20% आपका CITS का लिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर बात ये है कि अगर सबको भी इसमें मौका दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसमें जो है सरकार का निर्णय है और ये हमें मानना होगा, है ना। तो अब इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।